ये जो परीक्षा हुई थी, ये 4th शिफ्ट वाली, ये आपकी 24 जुलाई को हुई थी, 24 जुलाई 2022 को। तो ये लास्ट एग्ज़ाम था आपका एसएसटी का। तो इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट होते हैं आपके एसएसटी के जो 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम यहीं से 91 से स्टार्ट कर लेते हैं, जैसा आप देख पा रहे होंगे। तो 91 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार पूछा था, इस प्रकार था। इसमें पूछा था कि निम्नलिखित में से क्रमशः अक्षांश व देशांतर के संबंध में सही अभिव्यक्ति क्या है, यानी इसमें से कौन सा कथन सही है। तो अगर हम अक्षांश व देशांतरों की बात करें तो इनमें से बताना है कौन सा सही अभिव्यक्ति होगी। तो इनमें से देखा जाए ना तो हम कहेंगे 30 डिग्री उत्तर से 66 डिग्री पूर्व की ये अभिव्यक्ति सही रहेगी। बाकी इनमें से कोई भी सही नहीं लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 92 के जो आपका विषव संबंधित होता है, जिसे हम यूनॉक्स बोलते हैं, यानी सॉरी एक्यूनॉक्स बोलते हैं, ठीक है। ये आपका संबंधित होता है। तो ये आपका संबंधित हो जाएगा 21 मार्च से। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है कि कौन सी पर्वतमाला है प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिम में दिशा में स्थित है। उत्तर पश्चिम में कौन सी कह सकते हैं प्रायद्वीपीय पठार की एक पर्वतमाला है, तो वो हो जाएगी आपकी, इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो ये आपके राजस्थान में अरावली, तो ये संबंधित हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट है जो संबंधित है। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्जनित बलों से संबंधित है, यानी ये भूकंपों से संबंधित पूछा है। तो अंतर्जनित जो भी बल है जिसे एंडोजेनिक फोर्स बोलते हैं, तो ये किन से संबंधित हैं ये बताना है। तो ये आपके ज्वालामुखी से संबंधित हो जाएंगे जिसे वोल्केनो बोलते हैं, आपके भूस्खलन से हो जाएंगे जिसे लैंडस्लाइड्स बोलते हैं, और भूकंप हो जाएगा यानी अर्थक्वेक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है जो है 95 नंबर क्वेश्चन। 95 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार पूछा है, इसमें पूछा है आपसे क्या जो 1947 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल कौन थे। तो अगर इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो वो आपके हम ये बोल सकते हैं कि आपके आर ई एम व्हीलर थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो है आपका 96 नंबर क्वेश्चन। 96 नंबर जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है आपके बोर्ड के द्वारा डिलीट किया गया था, ठीक है, यानी इस पर बोनस दिया गया था, तो इसे छोड़ देते हैं हम, क्योंकि ये हो सकता है ये क्वेश्चन गलत बनाया हो उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 97 है, वो इस प्रकार पूछा है कि वर्तमान रूप में उपलब्ध भगवान महावीर और उनके अनुयायियों की जो भी शिक्षा है लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में किस स्थान पर लिखी गई थी। तो ये लिखी गई थी वल्लभी। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 98 है, ये पूछा है संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था की गई थी, यह हमें किस त्रिपिटक से पता चलता है। तो ये आपके पता चलते हैं, अगर इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो हम कहेंगे ये आपके विनय पिटक से जानकारी मिलती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 99 है कि कौन सी नदियों के मगध के यातायात, जल वितरण एवं जमीन को उपजाऊ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। वो कौन कौन सी नदी हैं इनमें से। तो आप इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो हम मगध की बात करते हैं तो निश्चित तौर से यहाँ पे जो नदियाँ थी और उन नदियों के नाम हो जाएंगे, एक तो गंगा हो जाएगी और एक सोन नदी हो जाएगी, ठीक है। सोन नदी है जो आपकी कह सकते हैं ये आपकी निकलती है और झारखंड से, और गंगा नदी है ये आपकी जो आपका ग्लेशियर है वहाँ से निकलती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, अशोक के अधिकांश अभिलेख पाए गए थे। तो मोस्टली देखा जाए तो जो अशोक के अभिलेख पाए गए थे वो प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में पाए गए थे। तो ऑप्शन नंबर इसका एक सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 है, इसमें पूछा है वह कौन सा भूभाग था जो ब्राह्मणों को दान दिया गया था और उनसे भूमि कर और अन्य प्रकार के राजाओं के द्वारा नहीं वसूले जाते थे। तो आप इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो हम कहेंगे अग्रहार नहीं कह सकते हैं वसूले जाते थे। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ये किसानों से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 102 है, इसमें पूछा गया था कि प्रयास प्रशस्ति यानी प्रयाग प्रशस्ति की रचना है समुद्रगुप्त के राजकवि हरे सेन ने किस भाषा में की थी। तो ये संबंधित हो जाएगी आपकी संस्कृत भाषा से। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 103 है वो इस प्रकार पूछा था, जो शुंग वंश की स्थापना किस मौर्य सेना नायक के द्वारा की गई थी? तो ये आपकी की गई थी, वो की गई थी पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसमें ये पूछा है, जो कनिष्क का राजकवि चुने जिसने बुद्ध की जीवनी या बुद्ध चरित्र की रचना की थी, तो वो किन से संबंधित है, यानी बुद्ध चरित्र किसने के द्वारा लिखी गई थी? तो इनमें से बताना है जो ऑप्शन दे रखे हैं। तो इनमें से अगर देखा जाए ऑप्शन, तो वो आपके अश्वघोष की रचना थी, यानी बुद्ध चरित्र की रचना की थी वो अश्वघोष ने की थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका, ये कनिष्क के राजकवि थे अश्वघोष, जिसने बुद्ध चरित्र की रचना की थी। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 है, इसमें पूछा है कि जो मुगल प्रांतों में एक प्रशासनिक प्रमंडल कौन सा था? तो आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो एक परगना थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 है वो इस प्रकार पूछा है कि जो अलवार संतों का एक मुख्य काव्य संकलन जिसे तमिल वेद के रूप में भी जाना जाता है, तो वो जाना जाता है। आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, इसे बोलते हैं नलियारा दिव्य प्रबंधम। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 107 है कि मुगल शासक जहांगीर की माता किस राजपूत वंश से संबंधित थी? अगर देखें ये राजस्थान की थी, तो निश्चित तौर से ये आपकी संबंधित हो जाएगी कछवा वंश से। जो जयपुर वाली कछवा वंश है उनसे संबंधित थी, जो दौसा से संबंध रखते थे। क्वेश्चन नंबर 108 है जो इस प्रकार पूछा है, ये फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। 1851 गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने ये कथन किस रियासत के बारे में कहा था? तो ये संबंधित था आपके अवध साम्राज्य से संबंधित था। तो ऑप्शन नंबर ये बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 है, ये इस प्रकार पूछा था कि जो आपका प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस होता है, ये तो कौन सा दिन निर्धारित किया गया था? तो पर्टिकुलर डेट बतानी थी, तो ये निर्धारित किया गया था आपका 16 अगस्त 1940। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो ये आपका 61 संविधान संशोधन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 है वो इस प्रकार पूछा है कि भारत के संविधान कह सकते हैं कि प्रस्तावना कौन सी विशेषता नहीं है, प्रस्तावना में कौन सी विशेषता नहीं है? तो आप इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो इसमें देखो पंथ निरपेक्षता मिल जाती है, राजनीतिक न्याय भी मिल जाएगा, प्रतिष्ठा की समानता भी मिल जाएगी, लेकिन संघीय शासन नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 भारत के संविधान निर्मात्री सभा के उपाध्यक्ष कौन बने थे? तो वो उपाध्यक्ष थे आपके मुखर्जी, जिसे एस.सी. मुखर्जी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 है, संपत्ति का अधिकार वर्तमान में भारतीय के संविधान की किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो संपत्ति का अधिकार है वो वर्तमान की बात करें तो ये हो जाएगा आपके 30 क में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 है कि 6 से 14 वर्ष की उम्र के बालकों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने हेतु को संविधान में कौन सा संशोधन किया गया था? तो ये आपका संविधान संशोधन किया गया था, ये संबंधित हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन 2002। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 115 है वो इस प्रकार पूछा है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होता है? तो मोस्टली देखा जाए तो इसमें जो शामिल होंगे वो आपके संसद के मनोनीत सदस्य होंगे ना, केवल वही होंगे। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 भी है, भारत के उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये संबंधित हो जाएगी आपकी अनुच्छेद 143 में। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 है वो इस प्रकार पूछा है कि भारत के संविधान के किस भाग में शहरी स्थानीय शासन वर्णित किया गया है? तो अगर बात करें भारत के संविधान के किस भाग में, तो वो आपके कह सकते हैं 9 क में ये बात शहरी स्थानीय कह सकते हैं शासन की बात की गई है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में न्यूनतम कितनी महिलाएं सदस्य होना अनिवार्य है? यानी कि कंपलसरी कितनी तो होनी चाहिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में? कम से कम 2 महिलाएं तो होनी चाहिए। सही है ना? बिल्कुल सही है, यही होगा। क्वेश्चन नंबर 119 है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 के तहत है राष्ट्रपति किसकी सलाह स्वीकार करता है? तो आप ओवरऑल देखें तो वो मंत्री परिषद ही होते हैं केंद्र में, उन्हीं की सलाह से ये कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि आंतरिक यानी निम्नलिखित में से कौन से हैं आंतरिक ग्रहों का एक समूह है? तो बुध हो जाएगा पहला, तो दूसरा इसमें कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो यही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये शुक्र से शुरू होता है, ये पृथ्वी से हो रहा है, ये आपका पृथ्वी से, तो बुध से होते हैं स्टार्ट। तो बाकी सभी ऑप्शन से गलत थे।
ये क्वेश्चन कुछ आपको ऐसा नहीं लग रहा है क्या? क्या नहीं लग रहा है? ये कह रहा है आंतरिक ग्रहों का एक समूह है, तो इसमें बृहस्पति नहीं होगा, क्योंकि बृहस्पति तो एक बाह्य हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें रैंडमली दिए गए हैं, क्रम मैंने क्रम के हिसाब से लगा दिया था, ये गलत हो जाएगा। वैसे ही बुध के बाद है आपकी शुक्र आएगी, फिर आपकी पृथ्वी आएगी, इसके बाद मंगल आता है, जबकि बृहस्पति तो बाह्य हो जाएगा, तो ये होगा नहीं। शुक्र देखो इसमें रैंडमली दिए गए हैं, जैसे शुक्र रैंडमली दे दिया है, पृथ्वी रैंडमली दे दी है, बुध भी रैंडमली, ये भी, तो ऑप्शन नंबर यही सही होगा, ठीक है। मैंने इस वजह से गलती कर दी, मैंने ये सोचा था, मैंने क्रम के हिसाब से यही होगा, लास्ट में मैंने ये नहीं देखा बृहस्पति है जो बाह्य हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये आंतरिक होंगे, जिसमें से पहला होगा बुध, फिर दूसरे नंबर पर आएगा शुक्र, तीसरे पे आएगा पृथ्वी, चौथे पे आएगा मंगल, फिर उसके बाद आता है बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के मूल्य क्या होते हैं? तो देखा जाए तो ऑप्शन में डी दे रखा है, तो यही होगा, ठीक है, मोस्टली यही। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, जैसे देख पा रहे होंगे 122 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार पूछा था कि संकलनात्मक मूल्यांकन निम्न के लिए अनुपयुक्त है, यानी इन अप्रोप्रिएट है, वो गलत, यानी एक तरह से गलत ही चूज करना है आपको, अनुपयुक्त है वो गलत है, वो चूज करना है। वैसे संकलनात्मक मूल्यांकन को यहाँ पे हिंदी में इसका पर्यायवाची होगा, वो योगात्मक मूल्यांकन होगा। योगात्मक मूल्यांकन को ही हम संकलनात्मक मूल्यांकन कह देते हैं, इसे ही इंग्लिश में सुमेलेटिव असेसमेंट बोलते हैं, यानी ये वर्ष के अंत में होता है। तो इसमें से हमें तो गलत चूज करना था, जैसे ये ग्रेड नीचे करने में, तो ये बात तो सही है, क्योंकि ग्रेड देने में तो इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। फिर विद्यार्थी अधिगम का सार संक्षेप में तैयार किया जाता है, तो ये भी बात सही, क्योंकि वर्ष के अंत में किया जाता है, तो सभी चीज़ें आपके सार संक्षेप में की जाती हैं। और शतरंग मूल्यांकन में होता है, शतरंग मूल्यांकन का मतलब होता है एंड ऑफ टर्म असेसमेंट, एंड ऑफ द टर्म असेसमेंट, यानी आप कह सकते हैं शतरंग मूल्यांकन का मतलब वार्षिक जो आपके एनुअल एग्जाम होते हैं ना, उसके बाद जो आप कह सकते हैं, वो नहीं कह सकते हैं एंड ऑफ द टर्म असेसमेंट, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं वर्ष के अंत में होने वाला मूल्यांकन एक तरह से। तो ये भी आपके तीनों पॉजिटिव हैं, लेकिन ये गलत है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रगति पर निगरानी रखना, तो ये तो फॉर्मेटिव होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एफ बोलते हैं, ठीक है, शॉर्ट में एफ बोलते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट, जिसे हम कहते हैं संरचनात्मक। इसके अन्य नाम भी हो सकते हैं, लेकिन संरचनात्मक आंकलन कह सकते हैं, या ऐसे ही हम मूल्यांकन भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, ये दो प्रकार के होते हैं मूल्यांकन, एक तो होता है एफ और एक होता है ऐसे, ये दोनों ही प्रकारों से क्वेश्चन बना है, तो निश्चित तौर से ये ऐसे से पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ये जो है ना, ये लास्ट का पॉइंट है, ये एफ से संबंधित है, बाकी ये तीन कथन थे ऊपर वाले, वो ऐसे से संबंधित है, यानी योगात्मक मूल्यांकन से। क्वेश्चन नंबर 123 है, निम्न में से कौन सा विषय है जो उच्च प्राथमिक यानी अपर प्राइमरी की बात कर रहा है स्तर पर सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं किया जाता है, जैसे इतिहास है, भूगोल है, नागरिक शास्त्र है, या मनोविज्ञान है। हालांकि देखा जाए अपर प्राइमरी में हम मनोविज्ञान नहीं पढ़ते हैं, यानी मनोविज्ञान मतलब साइकोलॉजी नहीं पढ़ते हम, ये आपके पढ़ते हैं 11th से ही सब्जेक्ट ली जाती है मोस्टली, तो तभी पढ़ते हैं। फिर 12th में एम पे जो बीए में करते हैं तो उसमें भी ले लेते हैं, फिर एमई करते हैं उसमें भी ले लेते हैं, ठीक है, तो वो सब्जेक्ट के हिसाब से है। तो इसका ऑप्शन नंबर पर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका हम डी पे जाएंगे, तो डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124 है, निम्न में से शिक्षण के अनुप्रयोग उद्देश्य का सही उदाहरण क्या होगा? यानी जो भी आप टीचर ये कह रहा है, शिक्षण के अनुप्रयोग उद्देश्य का सही उदाहरण क्या हो जाएगा? यानी एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव, यानी अनुप्रयोग उद्देश्य है, तो आप जैसे परिभाषा देना, स्थापित करना, वर्गीकरण करना, प्रत्यास्मरण करना। हालांकि देखा जाए इन ऑप्शनों में से तो वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। स्थापित करने का मतलब होता है, आप ऐसे कह सकते हो जो आपने ज्ञान सीखा है ना, जैसे हम ब्लूम की टैक्सोनॉमी पढ़ते हैं, तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। तो ब्लूम की टैक्सोनॉमी पहले नंबर पर क्या आता है? ज्ञान आता है ना। ये पाठ्य योजना बनाते थे हम बीएड में और डीएलएड में, तो उसमें चलता था। जैसे ज्ञान हो गया, फिर ज्ञान का फिर क्या करोगे, जो आपको ज्ञान होगा उसका आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, बोध हो जाएगा। फिर बोध हो जाएगा तो फिर इसका क्या करोगे आप? अनुप्रयोग करोगे। अनुप्रयोग का मतलब है जो सीखा है ना उसका अन्य स्थानों पर इसका प्रयोग करना अपने ज्ञान का। तो ये यही तो कह रहा था कि अनुप्रयोग उद्देश्य का सही उदाहरण क्या हुआ? जो आपने सीखा है उसे क्या कर रहे हैं आप, दूसरी जगह आप यूज करना है, तो उसे कहते हैं स्थापित करना, ठीक है। बाकी परिभाषा देना ये ज्ञान से संबंधित हो जाएगा, वर्गीकरण करना ये बोध से संबंधित हो जाएगा, प्रत्यास्मरण प्रत्यय विज्ञान कर सकेंगे तो ये बोध से ही आपके ज्ञान से संबंधित हो जाएगा। क्योंकि हम जब पाठ्य योजना बनाते थे तो आपने देखा होगा, जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, जैसे कि आज हम नागरिक शास्त्र के बारे में अध्ययन करेंगे
और नागरिक शास्त्र के बने पत्या स्मरण पत्या विज्ञान करेंगे। मैंने ये एग्जाम्पल दिया है, इसकी जगह पे आप कोई भी टॉपिक ले सकते हैं, यानी जो प्रकरण होता है, ठीक है। तो इसका तो राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन होगा। ब्लूम टैक्सोनॉमी में यही क्वेश्चन होते हैं जो सेकंड ग्रेड यानी आरपीएससी में पूछे जाते हैं, बहुत है। चाहे वो टीजीटी मैथ की बात करें, टीजीटी साइंस की बात करें, या टीजीटी एसएसटी की बात करें, पर्टिकुलर हर एक में क्वेश्चन बनते हैं ये वाले। क्वेश्चन नंबर 125 है, वो इस प्रकार पूछा है कि सूचना तकनीक के मुख्य घटक क्या हैं। जब वो आपका चाहे वो आपका सॉफ्टवेयर हो, हार्डवेयर हो, या उपयोगकर्ता हो, ये सभी आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि कौन सी कह सकते हैं कौन सी जो स्थायी पवन है वो 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य में प्रभावित होती हैं। तो उन्हें कौन सी पवनें बोलेंगे इनमें से। तो आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे ना, हम उन्हें पछुआ पवनें कहते हैं, यानी जिसे हम वेस्टरलाई विंड्स बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बिली विलेज चक्रवात कहाँ पर उत्पन्न होता है, पर्टिकुलर स्थान का नाम बताना था हमें इसमें। तो इसका पर्टिकुलर स्थान की बात करें तो वो स्थान हो जाएगा आपका पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128 है, वो इस प्रकार पूछा है कि जो महासागरीय धाराओं में से कौन सी धारा है जो दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित है। तो आपको पर्टिकुलर जो दक्षिणी आपका अटलांटिक महासागर है इसमें बताना है कौन कौन सी महासागरीय धारा हैं जो दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित हैं, इनमें से बताना है। तो आप इनमें से देखेंगे, क्या देखेंगे, एक तो आपकी ब्राज़ीलियन धारा है, ये भी हो जाएगी। एक आपकी वेनेजुएला धारा है, ये भी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। बाकी आपकी ओयासू धारा है, ये आपकी ठंडी धारा है, और गल्फ स्ट्रीम अलग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 129 नंबर। देहरादून, कोटलीदून और पाटलीदून ये कहाँ पर स्थित हैं। देहरादून, कोटलीदून, पाटलीदून ये कहाँ पर स्थित हैं। ये मोस्टली देखा जाए ना, ये आपके कह सकते हैं जो आपका हिमाचल है ना और शिवालिक के मध्य में जो पाए जाते हैं, ये दूर पाए जाते हैं, तो ये वहीं पर स्थित हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130 है, अगस्त माह में भारत में उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम धारा किस अक्षांश पर प्रभावित होती है। तो ये निश्चित तौर से आपकी होंगी जो कह सकते हैं 15 डिग्री उत्तर में। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो है आपका 131 नंबर। ये क्वेश्चन डिलीट किया गया था। अब मैं बता देता हूँ आपको क्यों डिलीट किया गया था। जब आप जो भौतिक प्रदेश देखेंगे उत्तर से दक्षिण की ओर, तो उसमें देखो, इसमें अब सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखना। जैसे कि हम बात करें 4 नंबर ऑप्शन, ही घग्गर हो सकता है। बोराड़ तो आपके उदयपुर के पास आता है, तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि उससे ऊपर आपका सेकावाटी होता है, फिर लोनी बेसिन होता है, तो ये क्रम तो होगा नहीं। सेकावाटी है तो उससे ऊपर सेकावाटी है, और फिर लूनी और माही मैदान और विंध्य श्रेणी, तो ये क्रम नहीं होगा। फिर उसके बाद जैसे लूनी की बात करें, फिर उससे बाद में विंध्य श्रेणी, फिर सेकावाटी, और देखा जाए तो लूनी से पहले तो सेकावाटी आ जाता है, तो ये भी क्रम नहीं होगा। इसकी बात करें ना, तो देखो लूनी है ना, और लूनी बेसिन है, फिर उसके बाद सेकावाटी की बात कर रहा है, तो लूनी से पहले तो सेकावाटी आ जाता है, तो ये क्रम भी नहीं होगा, यानी ये सभी ऑप्शन गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। ये कह रहा है कि जो आपके अरब सागर की अपवाह तंत्र का उदाहरण कौन कौन सी है, यानी अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी है। तो देखो बेड़च होगी नहीं, ना मेनाल होगी, ठीक है, और इसमें मेनाल बेड़च ये भी नहीं होगी, और ना रूपारेल होगी, ये तो आपकी आंतरिक प्रवाह की हैं, ठीक है। तो बाकी जोजड़ी, बांडी और जवाई ये हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133 है, ये कह रहा है कि आपको एक तरफ अभ्यारण्य दे रखे हैं, दूसरी तरफ वन्यजीव दे रखे हैं, तो आप बताइए किस अभ्यारण्य में कौन सा वन्यजीव पाया जाता है। तो हम जानते हैं सीता माता है, अभ्यारण्य ये प्रतापगढ़ में पड़ता है, तो इसमें पाई जाती है उड़न गिलहरी। माउंट आबू में आपके रीछ पाए जाएंगे, और राष्ट्रीय मरुद्यान में आपकी घोड़ावड़ पाई जाएगी, और जो टोडगढ़ अरावली है इसमें आपकी पाई जाते हैं तेंदुआ। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा है, तीसरे में चौथा कौन सा है, तीसरे में चौथा आपका एकमात्र है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें बताना है सुविलित कीजिए, एक तरफ आपको कर्ज दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके उपयोग दे रखे हैं, या उपभोग बोल सकते हैं। जैसे शीशा सस्ता है, तो इसे हम बैटरी में उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तांबा है, तो ये आपका धातु है, तो इस तांबे को हम उपयोग कहाँ पे कर सकते हैं, विद्युत में कर सकते हैं, विद्युत तार बनाने में। जिप्सम की बात करें तो ये उर्वरक के रूप में ले सकते हैं। पॉलीस्टिवनाइट है, इसे सिरेमिक के रूप में उपयोग कर सकते हैं। तो देख लीजिए पहले का चौथा किसमें, पहले का चौथा केवल एक नंबर ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 135 है, इस प्रकार पूछा है कि जो उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये जयपुर में है। राणा सांगा की मृत्यु कब हुई थी, तो ये 30 जनवरी 1528 को हुई थी। बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, तो जाम्बोजी थे। ये कह रहा है कि जो आपका बिजोरिया किसान आंदोलन हुआ था उसका व्यापक प्रचार है वो किस समाचार पत्र, जैसे कि इसमें समाचार पत्र प्रताप ही आता है, तो इसके संपादक पूछे हैं तो वो आपके गणेश शंकर विद्यार्थी हो जाएंगे। राजस्थान का एकीकरण में जो प्रथम चरण हुआ था, जो हम मत संघ बोलते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी, पर्टिकुलर डेट पूछिए तो वो ये 18/3/1948, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये कह रहे हैं कि जो 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना है, जिसमें आपके जो संस्थापक थे विजय सिंह थे, राम नारायण चौधरी थे, हरिभाऊ कंकर थे, तो इनके योगदान कहाँ पर ये स्थापना की गई थी 1919 में, तो ये वर्धा में की गई थी, महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पिछौला झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ, काल ही पूछा है, तो निश्चित तौर से ये तब महाराणा ला का था, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सवाई जय सिंह के द्वारा लिखित जय सिंह कार्य का नामक ग्रंथ किस विषय से संबंधित था, तो ये आपका ज्योतिषी से संबंधित था, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि पिछवाइयाँ हैं यानी पिछवाई चित्रांकन है वो किस चित्रकला शैली से संबंधित है, तो ये नाथ द्वारा राजसमंद से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। रागड़ी और निमाड़ी राजस्थान की बोली की उपबोली है, तो ये राजस्थान का जो नीचे भाग होता है ना, ये वाला, ये मैंने चित्र ऐसा ही बना दिया है, ये नीचे वाला यहाँ पे मालवी की उपबोलियाँ हो जाएंगी। बाकी ये कौन है बागड़ की मीरा है, तो वो गबरी बाई को कहते हैं बागड़ की मीरा। और 140 नंबर है, इसमें सामाजिक विज्ञान का लक्ष्य नहीं है, तो वो बाकी सभी लक्ष्य हो जाएंगे, लेकिन शिक्षण शिष्टाचार है ना, ये नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये कह रहा है कि नेक्स्ट सामाजिक विज्ञान में शिक्षण अधिगम का सामाजिक सामग्री का महत्व क्या है, यानी अधिगम सामग्री का महत्व क्या है, तो निश्चित तौर से ये दोनों ही हो जाएंगे, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये आपको एक स्टेटमेंट दे रखा है कि सामाजिक विज्ञान से तात्पर्य के अध्ययन के उन शाखाओं से है जो मानव मात्र को उनके सामाजिक संबंध संदर्भ में समझने में सहायता करता है। ये परिभाषा है आपकी कोलंबिया एनसाइक्लोपीडिया की, तो ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। ये कह रहे हैं सूचना तकनीक का शिक्षा में सबसे पहले उपयोग करने वाला देश कौन सा था, वो ब्रिटेन भी था और यूएसए भी, दोनों ने किया था, ठीक है। एक अच्छी मूल्यांकन की कौन सा मापदंड सही नहीं है, यानी जो गलत है, वैधता होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए, लेकिन व्यक्तिपरक नहीं होनी चाहिए, यानी सब्जेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा।